हम गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वो यूट्रोफिकेशन है। दो टॉपिक है, जैसे यूट्रोफिकेशन और अलगल ब्लूम। तो थोड़ा सा हमको इसको समझना होगा। आज हम यूट्रोफिकेशन पढ़ेंगे। यूट्रोफिकेशन जो है वो बेसिकली वो फिनोमिना है जिस फिनोमिना के कारण जो है इसमें हमको अलगल ब्लूम देखने को मिलता है। तो अलगल ब्लूम कैसे बनता है वो अलग हम उसके वीडियो में देखेंगे। मेरे कोई भी वीडियो को आप देख रहे हैं तो यूज़ योर हेडफोन। अगर आपको आवाज़ कम आ रही है तो, हालांकि हम लोग माइक का इस्तेमाल करते हैं, पर होता है कभी कभी वॉइस कम आती है, तो आप उसको हेडफोन लगा लीजिए और एकदम कहानी की तरह इसको सुनिए। आज बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। आज जिस कंटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन, टाइप्स, मैकेनिज्म ऑफ यूट्रोफिकेशन, इम्पैक्ट, कंट्रोल ऑफ यूट्रोफिकेशन, ग्लोबल एपिसोड, और साथ ही साथ कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी हम लोग आज समझेंगे। अब सवाल आता है सीधे टू द पॉइंट कि यूट्रोफिकेशन है क्या, ये कैसे होता है। तो यूट्रोफिकेशन का शब्द को समझें। देखिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स को सॉल्व करने के लिए यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ आंसर हिडन इन द वर्ड एंड द क्वेश्चंस। बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो उसके ऊपर ही उसके हिंट्स मिल जाते हैं। तो आज यूट्रोफिकेशन को समझेंगे तो पहले इसका हमको संधि विच्छेद करना है। वी शुड हैव टू बी अंडरस्टैंड द वर्ड यूट्रोफिकेशन। व्हेन वी गो थ्रू द वर्ड यूट्रोफिकेशन इज derived from the Greek word eutropos. Eu means good, tropos means food. तो इसको हम कह सकते हैं कि लिटरली वी से दैट नरिश्ड फूड, माने वह फूड जो नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा हो। इट मीन्स हेल्दी डाइट आप जिसको कह सकते हैं। इसमें आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, नोट्स आपका बनता चला जाएगा। इसमें नोट्स पूरा बना बनाया है। और फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको आवाज़ अगर थोड़ी सी स्लो आए तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अमूमन हर मोबाइल में ईयरफोन होता है और इसको कहानी की तरह हम लोग डिस्कस करते हैं। तो C.H. वेबर ने 1907 में यूट्रोफिकेशन की बात की। उन्होंने बताया कि जो कंटेंट है वो सारे इसमें लिखे हैं, मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप समझिए। उन्होंने बताया कि जो नरिशमेंट है, जो न्यूट्रिशन है, वो एक लेक में जब जाता है तो कैसे वहाँ पे सक्सेशन को इम्पैक्ट करता है। बेसिकली अब जो न्यूट्रिशन है जो आपका इसमें नेचुरली पहुँचता है, उसको अगर हम मेरा वीडियो है सक्सेशन में, आप उसको देखेंगे होंगे। यूट्रोफिकेशन is also a part of succession when we consider eutrophication as a natural phenomena. It is a part of succession. You say that it is the best example of succession in natural ecosystem or biosphere. Now, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और न्यूट्रिएंट स्टेटस को उन्होंने देखा और स्टार्ट किया उस प्रोसेस को पढ़ना। तो उन्होंने फाइंडिंग उनकी है कि ये सेकेंडरी सक्सेशन को जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने जो प्लांट कम्युनिटी के सक्सेशन को डिस्कस किया अपने थीसिस में, वो वहाँ से ये शब्द यूट्रोफिकेशन उभर कर आया। यूट्रोफिकेशन मतलब कि कोई भी न्यूट्रिएंट लेक है वो वेल फीड उसमें है, न्यूट्रिएंट रिच है। वो वाटर बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है तो उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। उस वाटर बॉडी को यूट्रोफिक बॉडी कहा जाता है। इसमें जो आपका न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन उस लेक की इनहेरेंट प्रॉपर्टी को डिटोरिएट कर रहा है।
उस लेक, एक वाटर बॉडी हमें कई चीज़ें देती है, उसको भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो यूट्रोफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर हमने समझा कि यूट्रोफिकेशन दो ग्रीक वर्ड से बना है। यू मीन्स गुड एंड ट्रॉपिक्स मीन्स फूड, मतलब वेल न्यूरिश्ड जो आपका वाटर बॉडी है उसकी बात की गई, जिसमें न्यूरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, रिच कंटेंट। अब अगर किसी भी वाटर बॉडी में रिच कंटेंट न्यूट्रिएंट जाएगा तो उसमें क्या वो तहलका मचाएगा, उसको हम अब आगे डिस्कस करते हैं अपने इसमें। इससे पहले हम यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस और मैकेनिज्म को समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेक, एज दिस पिक्चर इज ऑलरेडी demonstrated and elaborated in the video of ecosystem when we investigate pond ecosystem और lake ecosystem। तो वहाँ से मैंने इस फोटो को लिया है। अगर आप उसको देखे होंगे तो आपको इसमें देखने की प्रॉब्लम में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बहुत इजी है। अगर नहीं देखें तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। अब आप इसमें एक लेक देख रहे हैं, लेक में आप 3 जोन देख रहे हैं, लिटोरल, ल्यूमिनेटिक एंड प्रोफंडल। देयर आर 3 जोन्स इन लेक। इसी तरह जो ओशंस होती हैं उसमें भी जोनेशन होता है, उसमें भी कई तरीके से जोनेशन किया गया है। जहाँ पर लाइट जा रही है फोटिक, जहाँ से लाइट कम हो रहा है आपका जो है यूफोटिक और एफोटिक और बेंथिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो हमें सबसे पहले इसको समझना होगा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं लिटोरल जोन, जो शुरुआती तलछट शुरू होता है उसको हम लिटोरल जोन कहते हैं। लिटोरल जोन के ठीक नीचे ल्यूमिनेटिक जोन कहलाता है। ल्यूमिनेटिक जोन मतलब ल्यूमिनेक्स शब्द से लिया गया है। ल्यूमिनेक्स मतलब कि चमक, शाइनिंग। जब सनलाइट पड़ती है तो आप वाटर बॉडी में देखेंगे एक चमक सी आती है। कभी नदी के किनारे आप बैठिए तो आप देखेंगे कि पानी में सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो उसमें शाइनिंग होती है। और ये जो शाइनिंग होती है, शाइनिंग जो है ये ड्यू टू द ल्यूमिनेटिक्स इसको कहते हैं, इसको ल्यूमिनेटिक कहते हैं। जहाँ तक ये शाइनिंग जाती है इसको ल्यूमिनेटिक जोन कहते हैं। मोर एंड मोर आपका ल्यूमिनेटिक जोन होगा, जितना ज़्यादा ल्यूमिनेटिक जोन होगा वाटर बॉडी उतनी ही ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है। ल्यूमिनेटिक्स की भी एक लिमिट है, उस लिमिट के बियॉन्ड सनलाइट नहीं पेनिट्रेट कर पाती है, तो उस जोन को कहते हैं प्रोफंडल जोन। मतलब जहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेशन स्टॉप हो जाता है उसको कहते हैं प्रोफंडल जोन। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें केवल आपको जोन समझना है, लिटोरल, ल्यूमिनेटिक एंड प्रोफंडल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जोन। लिटोरल द टॉप वन, ल्यूमिनेटिक वेयर द सनलाइट पेनिट्रेट, एंड प्रोफंडल द बेस लेवल। अब यूट्रोफिकेशन के टाइप्स को समझिए। यूट्रोफिकेशन बेसिकली 2 प्रकार से हो सकता है, या वो नेचुरल हो और या वो एंथ्रोपोजेनिक हो। नेचुरल की जब हम कोई चीज़ की बात करते हैं, किसी भी प्रोसेस में अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल जो प्रोसीजर होता है वो प्रकृति के द्वारा ऑप्टेड होता है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होता है। नेचुरल यूट्रोफिकेशन इज द सेकेंडरी सक्सेशन प्रोसीजर ऑफ वाटर और एक्वाटिक इकोसिस्टम। जब वाटर बॉडी का में सक्सेशन शुरू होता है तो सेकेंडरी प्रोसीजर सक्सेशन जो होता है, सक्सेशन का वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसमें है। तो सक्सेशन सेकेंडरी से शुरू होता है, यही फाइंडिंग उनकी थी वेबर की। और उन्होंने बताया कि कैसे नेचर जो है वो यूट्रोफिकेशन प्रोसीजर करता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट तो होता ही रहता है। मोबिलिटी ऑफ ट्रेस एलिमेंट और द न्यूट्रिएंट्स आर वेरी फिजिबल, वेरी फ्रिक्वेंट इन द नेचर. There are several ways where the nature
help the nutrients to migrate from one place to another. अब हम पहले इसके आगे चलेंगे, नेचुरल यूट्रोफिकेशन को समझेंगे और देखेंगे। नेचुरल यूट्रोफिकेशन जो है वो टोटली गवर्न्ड बाय नेचर और उसके मैकेनिज़्म के द्वारा, उसके प्रोसीजर्स के द्वारा होता है। आप इसको बहुत ही सरलता से समझिए। नेचुरल प्रोसेस जो भी होगा वो सारे के सारे प्रोसेस जो है वो नेचर हैंडल करेगी। अब इसमें क्या है कि सरफेस रन ऑफ, एटमॉस्फेरिक फॉल आउट, विंड डिस्पर्सल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डेब्रीज, excreta and excutes of animal, including migratory birds which start reaching to the water body by the virtue of time, simulated the eutrophication. Now here you see there is a one very profound and peculiar term used, and that is time. Actually the time is very important in the natural process. As the human being involved in natural process, they enhance the process of eutrophication. Involvement of human being, उसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक टर्म इसमें आप और देख रहे हैं, रन ऑफ। व्हाट इज रन ऑफ? रन ऑफ ये आप समझिए कि आपके सामने एक पेड़ है जो कि गर्मी में पूरे डस्ट से सड़क के किनारे पटा हुआ है। आप अक्सर, हम लोग सड़क के किनारे जाते हैं, मैं केनाई के जाता हूँ सड़क के बगल में, तो दोनों तरफ जंगल है और उस जंगल पे बहुत सारे लीफ के ऊपर जो है डस्ट पार्टिकल्स गिरे रहते हैं, एरोसॉल्स होते हैं और आपका रिस्पायरेबल पार्टिकल्स होते हैं। तो जब बारिश होती है तो बारिश पेड़ के टॉप से, मतलब टॉप उससे कैनोपी के थ्रू नीचे की तरफ मूव करती है, टॉप से कैनोपी की तरफ नीचे मूव करती है। तो वो जो होता है बारिश की बूंदों का उस तरह गिरना, दिस इज नोन एज रन ऑफ। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रन ऑफ, लीफ रन ऑफ, ब्रांच रन ऑफ, ट्रंक रन ऑफ, ठीक है। इसी तरह सरफेस रन ऑफ मतलब बारिश की बूंदों का ज़मीन पर गिरना और ज़मीन से उस पानी का आगे की तरफ बढ़ना, इट इज़ नोन एज रन ऑफ। रन ऑफ इज़ अ टर्म, ठीक। तो ऐसे में न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। पेड़ों की सड़ी गड़ी लीव्स जो है वो भी बह के उसी वाटर बॉडी में पहुंच जाती है और वहाँ पर जाने के बाद से नेचुरली वो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बैठना शुरू करती है और ह्यूमिक एसिड फॉर्मेशन होता है और यहाँ से नेचर यूट्रोफिकेशन प्रोसीजर करती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका पहाड़ों से रॉक डेब्रीज आते हैं, उनमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है, इसीलिए एक टर्म लिखा है एटमॉस्फेरिक फॉल आउट। फॉस्फोरस हमें मिलता है रॉक्स से, जो डेब्रीज जो आपका बह कर आ रही हैं। और ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, अब यहाँ पर आपको 3 वीडियो को समझना होगा, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और सक्सेशन। अगर आप पढ़े हैं, इकोसिस्टम पढ़े हैं और तब यहाँ पर हैं आप, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कहीं दिक्कत होगी तो मेरा व्हाट्सअप है, इस पे नंबर, आप हमें कॉल कर लेना। तो रॉक डेब्रीज ये सारे के सारे नाइट्रोजन और फास्फोरस पहुँच कर क्या किया कि वहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी को इन्हांस करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही नाइट्रोजन साइकिल वहाँ पर चलनी शुरू होती है, वाटर बॉडी नेचुरली यूट्रोफिकेशन की तरफ बढ़ना उसका शुरू हो जाता है। तो नेचर का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सरल है, समय से बंधा हुआ है। सोर्सेज उसके पास बहुत है, सोर्सेज उसके पास बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट सोर्स है। इफ़ अगर आप सीधे कहो कि हमें कहाँ से नेचर में, अब कहीं दूर दूर तक खेत नहीं है और नाइट्रोजन आ गया, देयर इज एन फॉल ऑफ फ्रॉम द एटमॉस्फियर। बिजली के कड़कने पर
सबसे ज़्यादा खुश कोई होता है तो वो किसान होता है, क्योंकि थंडर शाइनिंग जो होता है वो बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिससे कि एटमॉस्फेयर में मौजूद वायुमंडलीय नाइट्रोजन धरती की तरफ आता है, तो बारिश की बूंदों में घुलकर नीचे आ जाता है। उसी तरह पहाड़ों से जो नदियाँ आती हैं, अमूमन सारी नदियाँ ग्लेशियर और माउंटेन से निकली हैं हमारे, वो सब बहकर न्यूट्रिएंट्स को लेकर आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूट्रोफिकेशन इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन ओनली द लेक, इट इम्पैक्ट स्टडीज, इट इम्पैक्ट सी, समझ रहे हैं, रिवर्स में भी इम्पैक्ट इसको देखने को मिलता है। एंथ्रोपोजेनिक और एक्टिविटी, इसको कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है। अब जब ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो गया तो जैसे ही ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो गया, मैं हमेशा कहता हूँ कि ह्यूमन बीइंग, अगर वो व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा है और पढ़े लिखे होने के बाद से वो कई बार हम गलतियां कर देते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, क्योंकि इसकी ना नीड ख़त्म होने वाली ना ग्रीड ख़त्म होने वाली। अब नीड और ग्रीड का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मज़ेदार सा देता हूँ। आपके पास एक अटैची के एक जो आपका बैग है उसमें भर के अगर मान लीजिए कि पैसे रखे हैं, सब 2-2 हज़ार के नोट हैं, सड़क पर आप जा रहे हैं, आपको 10 रुपये का नोट गिरा हुआ मिला, उस 10 रुपये के नोट के लिए आप ललच जाएंगे, जबकि आपके जानते हैं कि आपके बैग में वैसे कितने सारे हैं। तो ये हमारी ग्रीड है। तो हम अपने ग्रीड से नहीं उब सकते, इसीलिए ह्यूमन बीइंग को पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में रखा गया है। ये सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है। इसी की ग्रीड ने सारे के सारे एनवायरनमेंट की सत्यानाश कर दिया, सारा का सारा एनवायरनमेंट। जिस क्लाइमेट को हम कहते थे क्लाइमेट चेंज, नाउ वी हैव चेंज्ड, अब उसके आगे ईडी लग गया, और लगातार ये जो आपका एनवायरनमेंट है ये डिटोरिएट होते चला जा रहा है। और अभी भी हम अगर इसके महत्व को नहीं समझेंगे तो वन डे वी हैव एम्प्टी हैंड्स, हम खाली हाथ रह जाएंगे। हम उस कुदरती वसाइल को खो रहे हैं हर साल बुरी तरीके से, जो हमारे धरती और हमारे जीवन और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये सब हमारी जानबूझ के नासमझी में है, क्योंकि बढ़ रही जनसंख्या को कोई भी रोक नहीं रहा है, कोई भी नहीं रोक रहा है, वो होड़ लगा रखा है। और ये होड़ एक दिन हम लोगों को जो है गर्त में ले जाएगी, सीधा सीधा गर्त में ले जाएगी, और कोई कहीं आप नहीं जा रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनरल्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वेस्ट से, वाटर बॉडीज से में डिज़ोल्व हो रहे हैं। हम सीवर को ड्रेन कर रहे हैं। सुल्तानपुर में मैं गोमती पर बहुत कई बार मैं इस पर बोला अभी, पर यहाँ के उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। बहुत सारा सीवर ड्रेन कर रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल रन ऑफ भी शामिल हो रहा है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या कर रही है, उसी नेचुरल प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दे रही है, इन्हांस कर दे रही है, बहुत तेज़ी से इन्हांस कर रही है, बहुत तेज़ी से। गोमती नदी के किनारे पूरा शहर बसा है। सुल्तानपुर में लाइफलाइन कही जाती है गोमती। भेल का जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक है उसका सारा कचरा इसमें गिरता है, HAL का गिरा रहे हैं, सुल्तानपुर का सीवर खोले हुए हैं, केनाई में जो हॉस्टल्स बने हैं केनाइटी में वो सारे सीवर खोल दिए हैं इसी में। तो ये सारा कचरा, ये जो भी डंप हो रहा है इसमें, ये स्लोली वी आर किलिंग आवर रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा हम पेस्टिसाइड पैदावार, वही पॉपुलेशन, बढ़ रही पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हम और ज़्यादा पैदावार चाहिए, और ज़्यादा पैदावार, और इस पैदावार की होड़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। बारिश के दौरान वो सारा फर्टिलाइज़र रन ऑफ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ की श्रेणी में आता है और वो बहकर वाटर बॉडी में जाता है। केनाइटी जब आप पहुँचेंगे तो उसके पहले एक आपके, अगर आप सुल्तानपुर में इन कर रहे हैं फ्रॉम अयोध्या
और या आप सुल्तानपुर में आ रहे हैं फ्रॉम बस स्टेशन, तो जब आप केनाई कस्बे में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि पॉन्ड बना रखा है, बहुत बड़ा सा तालाब टाइप का। पूरे इलाके का सीवर उसमें डंप होता है, पूरे इलाके का सीवर उसी में डंप होता है। और इस समय भयानक उसमें यूट्रोफिकेशन, जो आपको वीडियो मैंने डाला कि मैं कौन सा वीडियो बना रहा हूँ, वो वहीं का है। पूरा का पूरा सीवर का पानी उसमें बह रहा है, पूरा का पूरा सीवर का पानी बह रहा है, और उसमें अलगल ब्लूम देखने को स्पष्ट मिल रही है। तो हम इसको रिच कर रहे हैं, हम चाहे नेचर प्रोसेस में करें या ह्यूमन बीइंग करें। रिचमेंट ऑफ लेक्स वाया न्यूट्रिएंट्स, यूट्रोफिकेशन की तरफ हम मूव करते हैं। इसी तरह की डंपिंग टूरिज्म में भी, अगर EIA टूरिज्म में अच्छा पकड़ नहीं है, अगर अच्छी तरीके से EIA टूरिज्म नहीं किया गया है, तो बहुत सारे जगहों पर लोग पॉलीथीन को, पानी का बोतल पिए। मैं गया था शिमला में, अरे क्या नरक किया है, क्या नरक किया है। अगर कोई उत्तराखंड का देख रहा होगा मेरा वीडियो, प्लीज़ शेयर कर देना। वहाँ पर जो जितने भी वाटर बॉडी हैं, कहीं पानी की बोतल पी कर उसी में पानी में फेंका हुआ है, पाउच पानी का फेंका हुआ है। टूरिस्ट बनकर आप आए हो किसी प्रदेश में, टूरिस्ट बनकर, अतिथि देवो भवः, और आप मारे छीछा लेदर कर दिए हैं। इसलिए पैसा खर्च करके आए थे कि हम सुंदरता देखें। क्या चाहते हो कि तुम्हारे लड़के के लड़के वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे नाला बह रहा हो जैसे यमुना बहता है दिल्ली में। आश्चर्य की बात होती है कि यमुना के किनारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल CPCB का ऑफिस है, और क्या कर रहे हैं लोग, साला पूरा का पूरा सारा का सारा उसमें जो है, आप देखिए IIT है दिल्ली का। वी आर डूइंग ओनली रिसर्च, ओनली पेपर राइटिंग, प्रैक्टिकल कहीं है ही नहीं। कौन पढ़ता है आपके $37 के पेपर को? कौन भारत का लड़का कौन पढ़ रहा है? मान लीजिए किसी डिग्री कॉलेज का लड़का अगर कहीं काम भी करना चाहेगा, किसी पेपर से अपना मैटर भी चाहेगा, तो आपके $37 के पेपर को कोई पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। क्या फायदा उसके लिखने का? क्या फायदा? वो आपका बायोडेटा, आप अपना बायोडेटा बना रहे हैं, आप प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो आज यमुना की ये दुर्दशा ना होती, आज गंगा पोल्यूशन न हो रहा होता। ठीक है, आज हमारे यहाँ आप जितने भी टूरिस्ट स्पॉट देखिए जहाँ पर वाटर बॉडी है उसको उन्होंने पोल्यूट कर दिया। घाघरा, गोमती, सब हम वाटर बॉडी पोल्यूट करते चले जा रहे हैं, सब लाइन से। और फिर कहते क्या है, अरे निश्चिंत रहो, बारिश होगी, बाढ़ आएगी, सब कचरा बह चला जाएगा समुद्र में। भाई साहब, समुद्र में जब जाएगा तो समुद्र में वो टॉक्सिक केमिकल्स इवेपोरेट होंगे, और इवेपोरेट होकर वही टॉक्सिक केमिकल्स आपके घर में बरसेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ रह जाने वाले हैं। बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जब बायो मैग्नीफाइड होते हैं ना, बायो मैग्नीफिकेशन टॉक्सिकोलॉजी में है, किसी चीज़ का भी बायो एक्यूमुलेशन और मैग्नीफिकेशन, ये मैग्नीफिकेशन ही खतरनाक है। और वो बायोलॉजिकली मैग्नीफाइड होकर जब आगे जाएंगे ना, प्लास्टिक की रेन, माइक्रो प्लास्टिक की रेन हुई थी नीदरलैंड के आसपास, आइसलैंड में रेनफॉल, बारिश हो रही थी और माइक्रो प्लास्टिक्स गिर रहे थे ऊपर से, माइक्रो प्लास्टिक्स। तो कृपया करके ऐसा ना करें। आप होमो सैपियंस हैं और वी आर वाइज मैन, एंड वी आर पोल्यूटिंग ऑल द थिंग्स विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नेचर within us. Now, when we're talking about the mechanism of eutrophication, how eutrophication goes through, there is a channel, there is a way, there is a path, there is a trophic levels. You make a sense, say that this is the trophic levels. There are level steps. First, the lake is oligotrophic, and it means the air is already nutrients are introduced.
Second, the lake become mesotrophic. Mesotrophic means nutrient concentration are increasing moderately. Third is eutrophic, means high nutrient concentration increases. And the last is hypotrophic, means it is totally destroyed, खत्म, finish. ये 4 आपको दिख रहे हैं, इसमें एक और भी है, एक और भी इनपाउंड होगा, वो भी आगे डिस्कस करेंगे. डायोस्ट्रॉफिक है. ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक इज द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप. 3 इंपॉर्टेंट स्टेप. हम यूट्रॉफिक से लेक को वापस ला सकते हैं अगर हमारी नीयत अच्छी हो. यूट्रॉफिक से हम लेक को वापस ला सकते हैं अपने, पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपरट्रॉपिक तो वहां से लेक को वापस रिक्लेम नहीं किया जा सकता है. तो ये 3 स्टेप है. ओलिगोट्रॉपिक एक शब्द है. ओलिगोट्रॉपिक मतलब कि इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ जो है न्यूट्रिएंट हो चुका. ओलिगोट्रॉपिक में अगर आप किसी साइकिल की बात करें, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या आप जो है फंडामेंटल साइकिल लें कोई भी, तो वो पूरी साइकिल रन कर रही है. मेसोट्रॉपिक में वो साइकिल आधी हो जाएगी, यूट्रॉपिक में वो लगभग ख़त्म हो जाएगी और हाइपरट्रॉपिक में तो होना ही नहीं है. तो ये बेसिक मैकेनिज्म है. अब इसमें आप देखिए एक चीज़ मैंने सबसे ऊपर ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है. यूट्रॉफिकेशन इज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ स्टेजेस डिपेंडिंग अपॉन द DO ऑफ द लेक. ये जो डिवीजन है ये डिजॉल्व ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है. और किसी भी लेक और बॉडी में जितना ज़्यादा सनलाइट पेनिट्रेट करेगा उसमें DO उतना ही बढ़िया रहेगा. तो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जैसे जैसे डिक्रीज करेगा वो लेक सड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि BOD इंक्रीज करेगी. जब DO डिक्रीज करेगा BOD इंक्रीज करेगी, और इस कंडीशन में लेक जो है वो ख़त्म होने की तरफ बढ़ चलेगा. फिर उसमें कई चीज़ें ग्रो करना शुरू हो जाएंगी. एक ये लिटरल डायग्राम मैंने बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लेना आप लोग. वैसे तो सभी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ये स्लाइड और ये PDF मटेरियल हमें प्रोवाइड कर दीजिए. तो बेटा अभी हम इसको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें हम और भी जैसे नई नई चीज़ें मिलेगी ना, उसको भी हम अपने मास्टर स्लाइड में ऐड कर रहेंगे. तो जब वहाँ पे ऐड हो जाएगा, सब फाइनलाइज हो जाएगा, तब हम जो है उसको एक अपना टेलीग्राम हम लोग का लिंक है, उस टेलीग्राम पे हम लोग PDF शेयर करना शुरू कर देंगे. तो इसीलिए आधी जो है अभी मुझे लगता है कि अभी इसमें और भी कुछ रिसर्च पेपर के भी मटेरियल को इम्पाउंड किया जाए. फिलहाल तो अभी मैं सब्जेक्ट को लेकर ट्रैक बाउंड हूँ. ठीक है, तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, मिल जाएगा. तो आप देख रहे हैं इसमें 3 टॉक्सिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट. मैकेनिज्म में देखिए, टॉक्सिक वेस्ट से फास्फोरस, एग्रीकल्चर से नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बोथ मिलेगा. ऑर्गेनिक वेस्ट में कार्बन रन ऑफ कर जाएगा लेक्स में, और वहाँ चेंज करेगा एलिमेंट्स के कंपोनेंटल पैटर्न को. ये सब के सब जब भी किसी लेक में जाएंगे, चाहे वो टॉक्सिक वेस्ट से फास्फोरस हो, चाहे ऑर्गेनिक वेस्ट से कार्बन रन ऑफ हो, लेक में पहुंच रहा है, एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, या एग्रीकल्चरल वेस्ट से नाइट्रोजन और फास्फोरस पहुंच रहा है, तो करेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस और डिपोजिशन और टर्बिडिटी, ये चीज़ें इंक्रीज कर जाएंगी. ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, गेट में भी, CSIR में भी, UGC नेट में भी. क्या चीज़ें इंक्रीज करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, डिपोजिशन और टर्बिडिटी, इतनी चीज़ें इंक्रीज करेंगी. और डिक्रीज क्या करेंगी? सनलाइट पेनिट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. ये 3 चीज़ें डिक्रीज करेंगी, यही 3 चीज़ डिक्रीज करेगी और ये चीज़ें इंक्रीज करेंगी. इसको आप अलग लिख सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है ये क्वेश्चन. अब इसके इंक्रीज करने से और ये प्रोसीजर जब होगा तो फिर क्या होगा? ये फ्लो चार्ट यही बताता है कि फिर एजिंग ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, फिर वो ख़त्म होने की कगार की तरफ और तेज़ी से बढ़ जाएगा, और नतीजा यूट्रॉफिकेशन. अब एजिंग ऑफ द लेक कहाँ से शुरू हो रहा है? एजिंग ऑफ द लेक शुरू होगा आपका मेसोट्रॉपिक कंडीशन से, और मेसोट्रॉपिक से फिर वो यूट्रॉपिक में कन्वर्ट हो जाएगा. इम्पैक्ट ऑफ यूट्रॉफिकेशन की बात करें,
इम्पैक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन जो है वो यूट्रोफिकेशन लेग के बहुत सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट करता है, डिटोरिएट करता है वो। तो सबसे पहला इसमें टर्म आता है कि अल्गल ब्लूम। इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि उसमें ब्लूम फॉर्मेशन भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अल्गल ब्लूम की ग्रोथ होना, वाटर ब्लूम का होना, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है यूट्रोफिकेशन के कारण। बहुत सारे जो आपका स्लाइम प्रोड्यूस होते हैं रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट एंड प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक रीजनरेशन। पानी में एक कैपेसिटी होती है रीजनरेट करने की, क्योंकि वाटर बॉडी जो होती है, कभी आप किसी भी वाटर पॉन्ड या रिवर के सामने आप बैठो, देखो हम लोग को जानते हैं, हम लोग एक चीज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर कटिंग फ्रॉम आवर रूट्स। हाउ? बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। जैसे अभी देखो कि अगर हम किसी अपने बड़े बुजुर्ग के सामने बैठ रहे हैं, 2 मिनट हाल चाल पूछे, उसके बाद से वी आर यूजिंग आवर मोबाइल प्लेइंग गेम्स, दीज आर बुलशिट। किसी रिवर के सामने बैठे, चाहिए वहाँ बैठिए, किसी बुजुर्ग के सामने बैठिए, उनसे बात करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। उसी तरह रिवर के सामने जाके बैठिए, समय निकालिए, जाके रिवर के पास बैठिए किनारे, और बैठने पर आप देखेंगे उसकी जो ऊपर जो लहर जा रही है, जो ऊपर लहर उठ रही है धीरे धीरे, हल्की हल्की, उसके ठीक नीचे एक करंट फ्लो करती है, उसको कहते हैं ईडी करंट। इसी ईडी करंट को फिजिक्स में इस्तेमाल करके बाउंसर फेंका जा सकता है। बाउंसर जो फेंकते हैं वो इसी ईडी करंट का इस्तेमाल होता है। नूतन फिजिक्स में इंटरमीडिएट में मैंने पढ़ा था इसको, ईडी के बारे में, अभी भी होगा इसमें, कुमार मित्तल की नूतन फिजिक्स। तो अब वो ईडी करंट जो होता है, ईडी करंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डिजॉल्व करने के काम करता है। छोटे छोटे चम्मच भगवान ने लगा रखे हैं ऊपर वाले ने, तो वो चम्मच उसको डिजॉल्व करते हैं। पर जैसे जैसे उसकी लेयर स्लाइमी होगी, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट पहुंचेगा, लेयर ऊपर की स्लाइमी होगी, तो सनलाइट पेनिट्रेशन कम होनी शुरू, नतीजा ईडी करंट स्लो हो जाएगी। माने फ्रॉम टर्बुलेंट फ्लो, द रिवर का जो फ्लो है वो फ्रॉम टर्बुलेंट टू लेमिनार की तरफ बढ़ेगा, स्टैग्नेंट फ्लो की तरफ बढ़ेगा। और स्टैग्नेंट फ्लो करती हुई रिवर में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होता है इन कंपेरिजन टू टर्बुलेंट, जिसमें लहर हो। जिस नदी में लहर ज़्यादा होगी उसमें टर्बुलेंट फ्लो के कारण ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ज़्यादा डिजॉल्व होगा, और जिसमें लहर कम होगी उसमें कम होगा। इसीलिए समुद्र, पूरे धरती का देखें तो समुद्र में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है इन कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं। तो अब जब उसमें सनलाइट कम जाएगी तो फोटोलिटिक डिसोसिएशन कम होगा। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत सारे केमिकल होते हैं जो फोटोलिटिक सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो कम होंगे। नतीजा वो केमिकल वहाँ परसिस्ट कर जाएंगे। परसिस्ट करने का मतलब फिर वो आपके फूड चेन में चले आएंगे, क्योंकि मछलियाँ उसको अपटेक कर लेंगी तो वो मरेंगी, और वो मरी हुई मछलियाँ मार्केट में बिक जाती हैं। हम लोग ईमानदार हैं, वो जो नदी में तैरती मछलियाँ मर गई उसको उठा के मार्केट में बेच देते हैं। वो टॉक्सिक केमिकल के कारण खा के मरी होती हैं, और वो टॉक्सिक केमिकल उनके गिल को चोक करके अंदर चला आता है शरीर में। तो अब वो जब उनके शरीर के अंदर रहेगा, आप उसको खाएंगे तो यू आर ईटिंग टॉक्सिक, और फिर वो कार्सिनोजन हो जाता है, बायोमैग्नीफाइड होकर। कभी मैं टॉक्सिकोलॉजी का वीडियो जो है बनाऊंगा, अपनी क्लास में उसको बनाऊंगा, लाइव उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो उसको अपलोड करूंगा, आप उसको देखना कि कैसे उसमें प्रक्रिया होती है। 4 चीज़ें होती हैं टॉक्सिकोलॉजी की मुख्य, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। द लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। कभी भी दवाई आधे गिलास पानी में मत खाएं, हमेशा टैबलेट, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। 1 गिलास पानी में पूरा टैबलेट खाएं, 2 टैबलेट हो तो 1 गिलास पानी, 3 हो तो 2 गिलास पानी कम से कम पिएं, फुल पानी पिएं तब टैबलेट खाएं। कोई भी कभी भी दूध और चाय के साथ कोई भी आप जो ड्रग्स है वो ना लें, कोई दवाई ना लें, जब तक कि दूध में डॉक्टर बोलता है कि पाउडर फॉर्म में है, तो प्रोटीन एक्स टाइप का जो पाउडर आते हैं या लैक्टोजन आते हैं उसको आप घोल सकते हैं। बाकी कोई टैबलेट दूध के साथ कभी नहीं लेना चाहिए।
चाय के साथ कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाय में चाय पत्ती होती है, उसमें निकोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, कैसीन, वो दिक्कत कर देगा, वो उसको जहर भी बना सकता है और आपके शरीर के अंदर वो जहर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, आपके पास बहुत सारे एडिपोज टिश्यूज़ हैं जहाँ वो डिपॉजिट हो जाएगा, और जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा वो बताएगा कि क्या खाए थे। ठीक है, खैर, फिर इसके बाद से यूट्रोफिकेशन से बहुत सारे माइक्रोब्स और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनको वो फुल फ्लेज में ग्रोथ कराता है। भाई सड़ रही चीज़ में यही सब ना उगेगा। सड़ती हुई सब्जी उब्जी कभी देखिए आप, सड़ा हुआ प्याज सूंघिए, कभी आलू सड़ा हुआ सूंघिए, वो सब क्या है, वो सब साइट है जहाँ पे सब ग्रो करें। तो पानी तो उसके साथ तो और सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। तो उस पानी में बहुत तेज़ी से ये सब ग्रो करेंगे। वो वेक्टर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, डेंगू, मलेरिया, ये सब भी क्रिएट करेगा यूट्रोफिक। हार्मफुल अलगल ब्लूम में जैसे माइकोसिस्टोस सोलिटेरिया, एनाबिना टाइप के लोग ग्रो करने लगते हैं। ये सब बहुत खतरनाक हैं, ये सब बहुत ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वाटर में मछलियों का मरना भी हो सकता है नेचुरल, अगर ये ग्रो कर गए तो। और मैन मेड के लिए तो इसके पास पर्याप्त है। नाइट्रोजन और फास्फोरस आपने मिलाया, यूट्रोफिकेशन की कहानी शुरू हुई। और फिर आपको उसमें डेंगू, एडी, एजेप्टी सब उसमें मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर चौथा इम्पैक्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अब यूट्रोफिकेशन हो गया किसी लेक में, लोग वहाँ मछली मारा करते थे, तो मछली मारा करते थे तो उसकी फिश इकोनॉमिक्स चौपट हो गई, एक इकोनॉमिकल लॉस हुआ। दूसरा टूरिज्म का केंद्र हुआ करता था, वही जो मैं बोल रहा था, नैनीताल में जो प्लास्टिक फेंक रहे हैं ना, ये सारे टूरिस्टों को मैं क्या बताऊं, वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत बड़ा सा डस्टबिन पड़ा था, उस डस्टबिन में गिने चुने कचरे थे, और सारे कचरे चारों ओर दिख रहे थे हमको, सब चारों ओर। ये तरीका नहीं है। आप किसी भी स्टेट में जा रहे हो, भारत में ही हो, अपना घर समझो। यही हिंदुस्तान के लोग विदेश चले जाएं और रोड पे थूक के दिखाएं, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, थूक कर दिखाइए आप, वो पेनाल्टी कटेगी ना कि अगला ट्रेन पकड़कर वापस आएंगे। यही इंडिया के लोग, और इंडिया में आते हैं तो समझते हैं कि अपने घर है, बस फेंके रहो कचरा। तो भाई जैसे विदेश है वैसे इसको भी समझ लो, अपने घर में तो सारा कचरा साफ कर देते हैं, तो काहे इसको कचरेदान बना रहे हैं। फिर इसके बाद से आपका जो है इकोनॉमिकल लॉस होगा मछली और टूरिज्म को लेकर। फिर एक प्रोलॉन्ग यूट्रोफिक कंडीशन क्रिएट होती है, इसी की बात मैं कह रहा था, डायोस्ट्रॉफिक कंडीशन। डायोस्ट्रॉफिक कंडीशन में ह्यूमिक एसिड क्रिएट होने लगता है, और ह्यूमिक एसिड से वो उस तालाब जो है उसमें सड़गंध आने लगती है। तो अगर किसी तालाब से सड़गंध बहुत तेज़ आ रही है तो डायोस्ट्रॉफिक कंडीशन उसमें क्रिएट होगी। फिर यूट्रोफिकेशन से फिलामेंटस एल्गीज जो होते हैं वो उनका, अगर किसी तालाब में यूट्रोफिकेशन है और उसमें फिलामेंटस एल्गी है और बाढ़ आई तो वो बहकर नदी में, और नदी से फिर सीधे समुद्र में भी पहुंच जाते हैं, जिससे कि ओशन एसिडिफिकेशन एक फिनोमेना होता है वो क्रिएट हो जाता है। यूट्रोफिकेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओशन एसिडिफिकेशन वाया द मूवमेंट ऑफ दीज टॉक्सिन्स ड्यूरिंग फ्लड टू फ्रॉम लेक टू रिवर, रिवर टू estuary, estuary टू ओशन। समझ रहे हैं? लेक या पॉन्ड से रिवर, बाढ़ आ गई, पॉन्ड का पानी रिवर में पहुंचा, रिवर में पहुंच कर गया तो रिवर से सारे रिवर पहुंच जाएंगे आपके ओशन में, और जहां पर खारा पानी और मीठा पानी मिलता है उसको estuary कहते हैं। तो आपने सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्टिविटी जो आपको दे रहा है estuary, उसको डैमेज कर दिया, उसके बाद से ओशन का एसिडिफिकेशन कर दिया। तो देयर इज़ वन मोर चांस फॉर ओशन एसिडिफिकेशन। और ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ही हम ओशन को एसिडिफाई करेंगे तो हमारे ओशन में मौजूद कोरल्स नष्ट होने लगेंगे। वो कोरल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन में, और आपने वहाँ उनको डैमेज कर दिया। नतीजा, समुद्र में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ने लगी। नतीजा, बड़े बड़े चक्रवात, समुद्र का पानी गर्म होना। नतीजा, बाढ़, भयंकर बारिश अभी देख रहे हैं चारों ओर। इसके बाद से आपका ग्लेशियर का तेज़ी से मेल्ट होना, और नतीजा समुद्र की सतह का ऊपर। देखिए पर्यावरण में ना यही खूबसूरत सब्जेक्ट है।
कोई भी फिनोमिना आप उठाओ, इट ऑल आर इंटरलिंक्ड। जैसे मोतियों की माला पेर दी हुई हो उसी तरह। इससे खूबसूरत सब्जेक्ट नहीं है कोई, और इसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बचता जो ना पढ़ाया जाए। गणित से लेकर फिजिक्स तक, एस्ट्रोनॉमी से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक, आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लो जो आप इसमें ना पाओ, सब मिलेगा टोटल। आप पॉलिटिकल में जाना चाहते हो, पॉलिटिकल आपको बैकअप देगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहते हो, वहाँ मिलेगा। अब तो जो जैम होता है उसमें भी आप इन्वायरमेंट वाले आ सकते हैं, दे सकते हैं जैम का एग्ज़ाम भी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आयोग से तो हो ही गया कि भाई आप इसके साथ दे सकते हैं, जूलॉजी बॉटनी के साथ। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, अनंत अपॉर्चुनिटी है। बस ये है कि आपके पास अगर कोई भी चीज़ है तो उसका प्रयोग आप कैसे करते हैं, ये मायने रखता है। इफ़ यू हैव पावरफुल वेपन देन यू बिकम पावरफुल इन स्पाइट ऑफ यू नो हाउ टू यूज दीज वेपन्स। ऐसा ना हो कि फिर बंदर के हाथ में आपने तलवार ले ली तो उसने नाक ही काटना है या गर्दन ही काटना है। फिर आप देखिए इसमें जो है 7th पॉइंट, इवेपोट्रांसपोरेशन। जैसे उस पर अलगल ब्लूम हो जाएगा तो उसमें ट्रांसपायरेशन प्रोसीजर कम हो जाने से भी ऑक्सीजन डिक्रीज करने लगता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं करेगा, वाटर बॉडी रिचार्ज होना कम हो जाएगी, उस जगह का ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा। वाटर साइकिल पर इम्पैक्ट पड़ता है इवेपोट्रांसपोरेशन कम होने पर। लोकल एरिया से भी इवेपोट्रांसपोरेशन होता है। जैसे कि जो आपका घाघरा नदी है इधर आपका लखनऊ गोरखपुर बेल्ट में, और सरयू है, इसके पानी ज़्यादा इवेपोरेट होते हैं और इवेपोरेट होकर नियर बाई में बरसते हैं। फिर एक कंडीशन आती है हाइपोक्सिया की। वी ऑल वेल नो अबाउट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज जस्ट अ डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और ये डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हाइपोक्सिया किस लेवल पर होना चाहिए? 1 मिलीग्राम पर लीटर। Decrease up to 1 milligram per liter. If the amount of oxygen decreases up to 1 milligram per liter, the condition is known as hypoxia. यदि 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन रह जाता है घटकर तो वो कंडीशन हाइपोक्सिया कहलाती है। और हाइपोक्सिया में मैक्सिमम जो वाटर के बॉडी में जो नीचे स्पीशीज रह रहे हैं वो धीरे धीरे नष्ट होकर सड़ जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं। और फिर ये पोटेंशियल बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस को ट्रिगर करता है। और पोटेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस का ट्रिगर होना मतलब कि इंक्रीजिंग इन कार्बन ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड जो है वो इंक्रीज कर जाना, बहुत ज़्यादा केमिकल उसमें हो जाना, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो बहुत तेज़ी से बढ़ना, रैपिड इन्हांसमेंट होता है, रैपिड इन्हांसमेंट। इसीलिए जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करा जाता है तो एरिएटेड लेगून में एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा ग्रो ना कर पाए। और इसीलिए जब उनकी बीओडी चेक की जाती है तो एनबीओडी मायने रखता है। एनबीओडी नाइट्रोजिनस बीओडी की जो है चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल ऑफ यूट्राफिकेशन। चलो भाई मान लो हो गया यूट्राफिकेशन, नाउ वी हैव टू कंट्रोल। अब इन्वायरमेंट वालों की यही ना जिम्मेदारी है। अब पहले तो कहते थे क्लाइमेट चेंज, लोगों को बढ़ाते थे हम लोग। अब कहते हैं अब क्लाइमेट चेंज हो गया, चलो कंट्रोल करो। तो भाई साहब आपको मैं पहले बता दूं, ये अर्थ कोई कार नहीं है कि ब्रेक फेल तो यू शुड हैव हैंड ब्रेक और यू शुड हैव अ डिस्क ब्रेक ना। इसमें ना हैंड ब्रेक है ना डिस्क ब्रेक है। तो कंट्रोल है कि दीज कंट्रोल्स आर स्पीड ब्रेकर्स। दीज कंट्रोल्स आर मेनली स्पीड ब्रेकर्स ओनली, नथिंग एल्स। स्पीड ब्रेकर के तौर पे काम करते हैं ये कंट्रोल, बस और कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें हम ये है कि फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट्स तो अब आ गए हैं। फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट्स डोमेस्टिक यूज़ के लिए आ गए हैं। मैं इसका इस्तेमाल खुद भी करता हूँ। और नाइट्रेट जो है रिडक्शन के लिए हम गैसियस नाइट्रोजन और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियल एजेंट का प्रयोग करना, सच एज मेथनॉल का। और फॉस्फेट इमोबलाइजेशन जो होता है वो इंजेक्ट करना, जिसमें कि लाइम और एलम सल्फेट और फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं लेक में। कहीं कहीं पर पोटेशियम परमैंगनेट का भी करते हैं, वो लाल दवा।
और फिर एक है कि बायो मैनिपुलेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू भी हम यूट्रोफिकेशन को चेक आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे उसमें हम क्रैब, रोटीफर, सिपॉड और डेल्फिनिया जैसे स्पीशीज़ को हम जो है ग्रोथ कराएं, तो वो अनवांटेड जो उसमें ग्रोथ हो रही हैं उसको वो चेक आउट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, कंट्रोल मेजर कहीं भी इन्वायरमेंट में आप पढ़िए, किसी चीज़ का भी कंट्रोल मेजर करिए, वो प्रोसीजर को स्लो डाउन करेगा, ख़त्म नहीं करेगा, ख़त्म नहीं करेगा। वंस यू पोल्यूट, यू पोल्यूटेड। तो अब कुछ नए टूल्स के बारे में बात करें, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस इसरो और नासा दोनों की क्लास रन कराता है साइमल्टेनियसली। तो आप देख रहे हैं कि जो ये सैटेलाइट इमेज है, ये सैटेलाइट इमेज एक कम्बिनेशन है डेटा का, जिसमें हम वेरिस VIIRS, इसको हम विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर कहते हैं, यहाँ से, और मोडिस, जिसको हम मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, इनका डेटा का कम्बिनेशन CDAS सॉफ्टवेयर पर रन कराने पर ये इमेज आई। और बहुत सारे जो लैंडसैट हैं, सैटेलाइट हैं, वो मॉनिटर ही कर रहे हैं। जैसे लैंडसैट 7 है, लैंडसैट 8 है, फिर टेरा सैटेलाइट है, एक्वा सैटेलाइट है, SNPP है, JPSS है, और इसके बाद आपका सेंटिनल 2A, सेंटिनल 2 आपका B, 3A, 3B, ये जो सैटेलाइट प्राइम डेटा हैं, इनका एनालिसिस करके भी हम सैटेलाइट डेटा से यूट्रोफिकेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब ये सेंटिनल प्राइम डेटा या टूल्स जो हैं, ये किन किन पहलुओं को इन्वेस्टिगेट करती हैं। जैसे CDAS है, CDAS इज़ अ सॉफ्टवेयर। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें CDAS रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत पुराना हिसाब किताब वाला है। तो CDAS के लिए आपको एप्पल के लैपटॉप पर इसको इंस्टॉल करना होगा, फ्री है, एप्पल पे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद से आप वहाँ पे मोडिस और VRS डेटा का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यूट्रोफिकेशन को सैटेलाइट से हम देख सकते हैं, और ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज है यूट्रोफिकेशन की। नाउ कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे कलर डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, CDOM, सी सरफेस टेम्परेचर, क्लोरोफिल A, सैलिनिटी, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, फ्लोरोसेंस लाइन हाइट, यूफोटिक डेप्थ, डिफ्यूजन एट्यूनेशन ऑफ लाइट, वाटर टेम्परेचर, सैलिनिटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, एल्केनिटी, pH, कलर, न्यूट्रिएंट, टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक पोल्यूटेंट सच एज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैवी मेटल एनालिसिस फ्रॉम कलर डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, CDOM, सस्पेंडेड सॉलिड टर्बिडिटी, बैक्टीरिया कोलिफॉर्म। बैक्टीरिया कोलिफॉर्म ई कोलाई का आपको मैं बता दूं, जो WHO स्टैंडर्ड है वो 0 है, ओके। क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो उसमें लिखा है कि 100, तो 100 जो है वो आपका इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है आपका BIS और CPCB का 100 है, पर जो WHO वाला है वो 0 है। वाटर क्लैरिटी, साइनोबैक्टीरिया, पैथोजन इंडिकेटर्स, अलगी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होती हैं उनकी मॉनिटरिंग, प्लास्टिक माइक्रोबीट्स, क्लोरोफिल एनोमलीज एंड अलगल पिगमेंट्स, इतने चीज़ों की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से, और इसमें दोनों मैं लिख दिया हूँ, सैटेलाइट से और जो है आप मैनुअली कर सकते हैं सैम्पलिंग के थ्रू। इतना ही करना है, इसीलिए मैंने सारा लिख दिया, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई भी मॉनिटरिंग आपको नहीं है। इतने से ही सारा डेटा आपको यूट्रोफिकेशन के बारे में मिल जाएगा कि लेक ओलिगोट्रॉपिक है, कि मीजोट्रॉपिक है, कि यूट्रॉपिक है, कि हाइपोट्रॉपिक है, ठीक है। फिर कुछ ग्लोबल एपिसोड्स हैं जो यूट्रोफिकेशन से परेशान हैं लोग, जैसे ब्लैक सी, ईस्टर्न US लेक सुपीरियर, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मिसिसिपी रिवर, स्ट्यूरी ऑफ यूरोप, बेल्जियम और नीदरलैंड, इंडिया में डल, लोकटेक, हुसैन सागर और नागिन लेक। ये जो है, ये जो आप लिखे, ये मेजर प्रोन यूट्रोफिक
लेख की कैटेगरी में आता है, ऑल ओवर वर्ल्ड मेजर प्रोन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हो सकता हो किसी आपकी एक शेयर से किसी ज़रूरतमंद को पहुंच जाए। मैं मोनेटाइजेशन के लिए नहीं हूं और मैं बहुत सारे बच्चों से एक बार मैं एक्सक्यूज़ भी बोल रहा हूं, क्योंकि जो इसमें वीडियो में ऐड चल रहे हैं वो ऐड मेरे लिए नहीं है, वो ऐड मैंने नहीं इंस्टॉल किए हैं, वो ऐड यूट्यूब की तरफ से अपने से ही आ रहे हैं। तो वो यूट्यूब ने कर रखा है, वो मेरे तरफ से नहीं है। मैं एडसेंस और मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। खुश रहिए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा।